नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। पाकिस्तान में अगले कुछ दिनों में बड़ा भवंडर उठने वाला है। आने वाला सितंबर का महीना पाकिस्तान के लिए गदर साबित होगा। जनरल आसिम मुनीर कुछ ऐसी तैयारियां कर रहा है जिसकी भनक पाकर उसकी फौज ही उसके खिलाफ भड़कने लगी है। खबरें तो यहां तक हैं कि पाकिस्तान आर्मी में मुनीर के खिलाफ बगावत की तैयारी हो गई। इसका अंदेशा मुनीर को भी है। जवाबी एक्शन के तौर पर मुनीर क्या कर रहा है? क्या पाकिस्तान आर्मी अपने आप से ही जंग करने वाली है? सब कुछ समझिए इस खास रिपोर्ट में। चप्पे चप्पे पर फौजी गाड़ियां, गली गली में पुलिस की कैदी वैन। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आखिर होने क्या जा रहा है? अपनी ही फौज के जर्नलों को जो इनको लगे कि आसिम मुनीर को लगे कि मेरे रास्ते में रुकावट बन रहे हैं, उनको गिरफ्तार करवाया जा सकता है। क्या मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी फौज में बगावत होने वाली है? बलूचिस्तान में कई इलाकों में बीएलए ने नो गो एरियाज बना के उनकी सिक्योरिटी संभाली हुई है और हमारे मोहतरम फील्ड मार्शल साहब ने फौज को कहा है कि आप रावलपिंडी की सिक्योरिटी संभाल लें। पाकिस्तान में बांग्लादेश क्यों छाया हुआ है? दिसंबर 1971 में हथियार ढालने से एक दिन पहले ये बड़े बड़े बोल तो हमने उस वक्त भी सुने। 93,000 फौजी जो है अरोड़ा के कदमों पर कदम रखकर सरेंडर करके हिंदुस्तान की जेलों में गया, इसलिए कि अवाम ने साथ नहीं दिया। आसिम मुनीर अपने चहेते चमचे मोहसिन नकवी को लेकर ईरान निकल गया। इमरान खान अभी भी जेल में है और इस बीच उनकी रिहाई को लेकर फिर से घमासान छिड़ गया है। इमरान के वफादार और खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सुहेल अफरीदी फिर से इमरान के पठान फौजियों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। इमरान की पार्टी ने रावलपिंडी पर धावा बोलने का ऐलान कर दिया है। 27 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा से पठानों के काफिले निकलेंगे और इस्लामाबाद रावलपिंडी पर कब्जा करने के इरादे से आगे बढ़ेंगे। ऐलान यह है कि इमरान को छुड़ा कर ही वापस लौटेंगे। हम जो चाहेंगे वो करेंगे। पाकिस्तान में जंगल का कानून चलता है। पाकिस्तान में जो ताकतवर है उसके लिए अलग कानून है। तो मेरे नौजवानों, 27 तारीख को हमने कॉल दी है, क्या आप तैयार हैं? क्या तैयार हो? डरोगे तो नहीं, तुझे तो नहीं आता, टैंकों से तो नहीं डरोगे, रॉकेटों से तो नहीं डरोगे, बंदूकों से तो नहीं डरोगे, गोली से तो नहीं डरोगे। तो इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर को इस्लामाबाद में 40 लाख नौजवान अपना इंशाअल्लाह ताला मुकदमा लड़ेंगे। ब्रिटेन में रहने वाली इमरान की पूर्व पत्नी जमाइमा गोल्डस्मिथ एक बार फिर मैदान में कूद पड़ी हैं। जमाइमा ने सीधे ब्रिटेन के पीएम से सवाल किया है कि इमरान खान पर वो कब तक खामोश रहेंगे। जमाइमा ने खुली चिट्ठी में लिखा है कि उनके 2 बच्चों के पिता इमरान खान के साथ पाकिस्तानी जेल में बर्बरता की जा रही है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर उनके पूर्व पति इमरान से निजी दुश्मनी निकाल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इमरान को इलाज नहीं दिया जा रहा, लिहाजा ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं बल्कि मानवाधिकार के लिहाज से दुनिया के लिए एक इमरजेंसी है। उधर इमरान का बेटा भी एक मैच के दौरान फ्री इमरान खान के मैसेज वाली टी शर्ट पहनकर पहुंच गया। ये तस्वीरें भी जमकर वायरल हो रही हैं। ये पूरी दुनिया समझती है ये सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट से हमने दरखास्त की है और उस दरखास्त का एक हिस्सा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप इम्प्लीमेंट करें, खान साहब को शिफ्ट करवाएं, खान साहब के टेस्ट और इलाज हो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को ऑर्डर किया है। चिंगारे इस टाइम पे निकल रहे हैं, समझ कुछ आ नहीं रही कि क्या होने जा रहा है क्या नहीं होने जा रहा है। हुकूमत अलबत्ता परेशान नजर आ रही है। जरूर इन मामलात में अभी देखें जो जिम्मेदार है वो कौन है? 2 लोग, वजीर खजाना, वजीर दाखिला। दोनों किसके हैं? फील्ड मार्शल के। इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा है हुकूमत को वो जनरेशन जी का एहतजाज, जिसका ये खुद बारहा इनके कह चुके हैं।
मोहसिन नकवी भी कह चुका है, पंजाब हुकूमत भी कह चुकी है, राना सनाउल्लाह भी कह चुका है कि अब इन्हें काकरोच को ही ना कहे, कहीं भड़क ना उठे। इस सारी हलचल के बीच रावलपिंडी और इस्लामाबाद में थोक के भाव फौज और पुलिस तैनात हो गई है। रावलपिंडी तो वैसे ही पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर है और इस्लामाबाद से सटा हुआ है। यहाँ पर पहले ही चप्पे चप्पे पर फौज तैनात है, तो फिर मुनीर को इतना डर किस बात का है? पाकिस्तानी मीडिया में मुनीर के चमचे ये इशारा दे रहे हैं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इतनी भारी सिक्योरिटी इमरान खान के समर्थकों के मद्देनजर की गई है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं बल्कि और ज्यादा गहरी है। इसका ताल्लुक हाल ही में उस एक्ट से है जिसमें आसिम मुनीर को पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से संबंधित सारे पावर देकर सुपर बॉस बना दिया गया है। आप आर्मी चीफ भी हो, आप चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हो, आप फील्ड मार्शल भी हो, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। लेकिन वो इख्तियारात जो पार्लियामेंट के होने चाहिए वो मुक्तदरा के अंदर एक फर्द को दे दिए गए हैं। अब उसका इख्तियार अपने बर्री अफवाज पर भी, फजाइया पर भी और बहरिया पर भी तसल्लुत कर दिया गया है और वहाँ वो तमाम इख्तियारात रखेगा, किसी को बर्खास्त करने का, किसी की मुलाजमत में इजाफा करने का, किसी की इस्तीफे को मंजूर करना न करना, तमाम इख्तियारात उसको दे दिए गए हैं। जबकि ये कंट्रोल, ये कमांड, ये फेडरल गवर्नमेंट का हुआ करता था और फेडरल गवर्नमेंट ने अपने इख्तियार उनके हवाले कर दिया है। अटकलें हैं कि सितंबर में जनरल मुनीर नया संविधान संशोधन लेकर आ रहा है, जिसके तहत वो वर्दी वाला प्रेसिडेंट बनकर सारी संवैधानिक शक्तियां अपने हाथ में ले लेगा और पाकिस्तान का संवैधानिक बादशाह बन जाएगा। लेकिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कई जनरल इसके लिए तैयार नहीं है। लिहाजा मुनीर को अपने अरमान पूरा करने के लिए अपने वफादारों की फौज चाहिए। खबर तो ये तक है कि फौज में मुनीर के खिलाफ बगावत भड़क सकती है। इसी बगावत से निपटने के लिए उसके वफादार फौजी और पुलिस अफसरों का रावलपिंडी में जमावड़ा लगा दिया गया है। मुनीर ने अपने तख्तो ताज की जंग छेड़ दी है, लेकिन सवाल यह है कि वो राज कहां करेगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उसकी फौज भेड़ बकरियों की तरह रोजाना मारी जा रही है। बलोच और टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान का नक्शा पहले ही बिगाड़ कर रख दिया है, तो अपनी इस फौज के दम पर मुनीर सिर्फ रावलपिंडी का बादशाह बन सकता है। एक तरफ रावलपिंडी की सिक्योरिटी जो है वो फौज ने संभाल ली है और दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान की सिक्योरिटी है वो बीएलए ने संभाल ली है। और जो आपने देख ही लिया कि जो खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाके हैं वहाँ या तो जो अमन कमेटी है, मतलब पुलिस ने अमन कमेटी बनाई है और वो कहते हैं कि यहाँ फौज नहीं रहेगी, हम इसको सिर्फ कंट्रोल करेंगे। उनके मुताबिक जब फौज वहाँ पर आ जाती है तो दहशतगर्दी बढ़ जाती है, पुलिस वालों को कत्ल करना शुरू कर दिया जाता है। तो वहाँ जो दहशतगर्द हैं कुछ इलाके उन्होंने संभाले हुए हैं, जाहिर है बॉर्डर से के करीब बहुत सारे इलाके उन्होंने नो गो एरिया बनाए हुए हैं। वहाँ की सिक्योरिटी टीटीपी ने संभाली हुई है। बलूचिस्तान में कई इलाकों में बीएलए ने नो गो एरियाज बना के उनकी सिक्योरिटी संभाली हुई है और हमारे मोहतरम फील्ड मार्शल साहब ने फौज को कहा है कि आप रावलपिंडी की सिक्योरिटी संभाल लें। माशाल्लाह प्रायोरिटीज क्या हैं ये आप खुद ही देख लीजिए। लग तो ये रहा है कि रावलपिंडी की बादशाहत भी मुनीर के बस की नहीं है, क्योंकि उसके फौजियों को तो निहत्थे पाकिस्तानी थप्पड़ जड़ रहे हैं। हथियारबंद बीएलए और टीटीपी लड़ाकों की तो बात ही छोड़ दी। हम क्यों तारीख अपनी से सबक नहीं सीखते हैं? 1971 में यही हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के लोगों में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नफरत भर चुकी थी। वही नफरत आज मुनीर की फौज के खिलाफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक में दिखाई देने लगी है। इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों ने एक फौजी को दौड़ा दौड़ा कर मारा। आखिरकार फौजी ने अपनी धौंस दिखाने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर ही पिस्तौल निकालकर फायर कर दिए। फौज की इस हालत को
पाकिस्तानी आवाम 1971 वाली सूरत के बहुत करीब देख रही है। मुनीर का काम तब थोड़ा आसान जरूर हो जाता अगर इमरान खान उसकी डील के ऑफर पर हां कर देते और बदले में रिहाई ले लेते, लेकिन खबर है कि आधी रात को अस्पताल लाकर इमरान खान को जब ये डील दी गई तो उन्होंने मुनीर को बादशाह मानने से साफ इनकार कर दिया। इसीलिए मुनीर ने रातों रात उन्हें वापस जेल में फेंकवा दिया। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान के ऊपर प्रेशर था कि वो प्रपोज्ड पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग, ये डिफेंस सर्विसेज एक्ट और खास तौर के ऊपर नए सूबों का जो प्लान है उसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और कोई पैगाम भिजवाएं कि फिक्र ना करो सब कुछ हो जाएगा। इमरान खान ने मना कर दिया। इमरान खान साहब ने कहा नथिंग डूइंग। मैं आपको बता रहा हूं कि आसिम मुनीर खुदा बनना चाहता है और ये पीटीआई के वोटों के बगैर मुमकिन नहीं है खुदा बनना, और नए सूबों के ऊपर भी पीपल्स पार्टी भी इनकार कर चुकी है। और अब मेरे जराए कहते हैं कि इमरान खान के इनकार के बाद पीटीआई के अंदर भी इतनी जरूरत नहीं है कि वो इकरार कर लें, और मैसेज मुबैना तौर के ऊपर बड़ा सीधा है कि कोई सरेंडर नहीं होगा। जिस तरह फौज को सरेंडर करने की आदत है, उन्होंने कहा कोई सरेंडर नहीं होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और सबसे अहम बात के प्रोविंसेस के ऊपर या आसिम मुनीर को खुदा समझने, खुदा मानने या उसको सिजदा करने के ऊपर इमरान खान नहीं झुकेंगे। मुनीर की राह में चाहे जितने रोड़े आए वो अपनी बादशाहत का ख्वाब हर हाल में पूरा करने की कोशिश करेगा, चाहे इसके लिए उसे पाकिस्तान को तोड़ना ही क्यों ना पड़े। यानी कि इस सितंबर पाकिस्तान में पूरा बवंडर होगा। मुंबई के मुख्यमंत्री आवास वर्षा बंगले पर इस वक्त डिनर पार्टी हो रही है। देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास पर महायुति के तमाम बड़े नेता इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले आज दिन में फडणवीस कैबिनेट की मीटिंग हुई। पहले ये मीटिंग कल होने वाली थी, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग आज ही बुला ली गई। देवेंद्र फडणवीस एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कल सामाजी नगर जा रहे हैं। मुंबई में जबरदस्त कयासबाजी चल रही है। देवा भाऊ दिल्ली आएंगे या मुंबई में ही रहेंगे, सब इसका जवाब जानना चाहते हैं। मगर देवा भाऊ एक प्रोजेक्ट में लग गए हैं। महाराष्ट्र के जेनजी को भगवा एनर्जी देने का प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। देवा भाऊ ने जेन जी के बीच हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला लगाई। इस प्रयोगशाला में हुए पहले लैब टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया। जो लोग कहते हैं कि जेन जी को भगवा से एलर्जी है, वो गलत हैं। देवेंद्र फडणवीस ने पहले प्रयोग से ही साबित कर दिया कि जेन जी को भगवा से एलर्जी नहीं है, बल्कि जेन जी को भी भगवा से एनर्जी मिलती है। जेन जी के शोर के बीच फडणवीस ने नागपुर के रेशम बाग में जेन जी को केसरिया रंग में रंग दिया। राहुल गांधी ने पुणे में लड़कियों को आगे किया था। राहुल उन लड़कियों को आगे लेकर आए थे जो पितृसत्ता और बनी बनाई सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ खड़ी होना चाहती थी। राहुल मनुस्मृति के बहाने बीजेपी संघ की विचारधारा पर चोट करना चाहते हैं। फडणवीस उन युवाओं को लेकर आए जो राष्ट्रवादी हैं, हिंदुत्ववादी हैं, जो सब कुछ देख सुन समझ रहे हैं और जो राष्ट्र और हिंदुत्व विरोधी ताकतों पर चोट करने को तैयार हैं। मैं 20 साल का था जिस समय राम जन्मभूमि आंदोलन में मैं प्रयागराज गया, वहां से अयोध्या की तरफ गया
और उस समय एक प्रकार से पहली बार गोली चलती कैसी है मैंने देखी। हमारे ऊपर गोली चली, डंडे बरसे और बाद में हमको अरेस्ट किया। तो 20 साल की उम्र में सेंट्रल जेल बदायूं में 18 दिन था। मैं 18 दिन सेंट्रल जेल बदायूं में काटे, वापिस आया, लेकिन वापिस उस आंदोलन में गया। और 1992 में जिस समय बाबरी ढांचा ढहाया गया, उस समय मैं वहां था और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। फडणवीस की कामयाबी पर अगर किसी को शक हो तो वो नागपुर के रेशम बाग की इन तस्वीरों को देख ले। तीस 30,000 से ज्यादा जेन जी यूथ, 3100 ढोल ताशे प्लेयर्स और 585 ध्वजवाहक। फडणवीस आगे भी भगवा भगवा ही करेंगे। देवा भाई हिंदुत्व के रास्ते से रत्ती भर नहीं हिलेंगे, वो जेन जी को भी उसी रास्ते पर ले जाएंगे। फडणवीस बीजेपी के उन बिरले नेताओं में से हैं जो बचपन से ही विचारधारा की घुट्टी पीकर यहां तक पहुंचे हैं। ये उनके लिए शर्म की नहीं बल्कि गर्व की बात। मेरी तो जो शुरुआत हुई, मैं 18 साल का था और जिस समय विद्यार्थी परिषद ने तय किया कि हमारे श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहरता नहीं था और विद्यार्थी परिषद के हम 10,000 लोगों ने तय किया कि हम लोग जाएंगे और लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहराएंगे। मैं 18 साल का था, मेरे साथ 30 लोग थे, कोई 16 साल का, कोई 17 साल का, मैं सबसे बड़ा 18 साल का। और ऐसे 10,000 बच्चे हम सारे के सारे जम्मू गए, उधमपुर गए। उधमपुर में जब हमको रोका तो हम लोग पैदल श्रीनगर की ओर गए। उसके बाद हमको मिलिट्री ने रोका, फिर हमको अरेस्ट किया, फिर जम्मू में लाया, फिर हम दिल्ली में आए। दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास का हमने घेराव किया और फिर प्रधानमंत्री जी को हमने झंडा सौंपा कि आप अगर लाल चौक पर हमको झंडा नहीं लगाने देते तो आप जाकर लाल चौक पर झंडा लगाइए। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री उस समय नहीं लगा पाए। और 1992 में आपको याद होगा कि हमारे मुरली मनोहर जोशी जी और मोदी जी, इनके नेतृत्व में वापस जाकर हमने लाल चौक पर पहली बार भारत का तिरंगा लहराया। 18 साल की उम्र में लाल चौक पर तिरंगा, 20 साल की उम्र में राम मंदिर आंदोलन, 22 साल से नागपुर के कॉर्पोरेटर, 27 साल में नागपुर के मेयर, 29 साल की उम्र में एमएलए और 44 साल की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले फडणवीस आज भी केवल 56 साल के हैं। एज के लिहाज से देखें तो फडणवीस जेन जी के सबसे ज्यादा करीब हैं। केवल 56 साल की उम्र में देवेंद्र फडणवीस 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। जिन यूथ को लगता है कि उन्हें कुछ नहीं मिल सकता, उनको फडणवीस ने अपनी कहानी सुनाई। हिंदी फिल्म में अनिल कपूर एक दिन के भी नायक बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। देखिए, इस देश में हमारे संविधान ने लोकतंत्र दिया है और इस लोकतंत्र की खूबी यह है कि जो देवेंद्र फडणवीस कभी ये भी नहीं सोच सकता था कि वो कॉरपोरेटर बनेगा, वो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा, या गुजरात के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो ये ताकत भारत के संविधान की ताकत है, ये भारत के जनतंत्र की ताकत है, ये भारत में हमारी युवा शक्ति की ताकत है। महाराष्ट्र की सियासत को काजल की कोठरी कहा जाता है, दाग लगना ही लगना है। ऐसी काजल की कोठरी में फडणवीस ने बेदाग सरकार चलाकर अपनी साख बनाई है। फडणवीस ब्राह्मण है, इस पर वो शर्माते नहीं। फडणवीस शिव भक्त हैं, इससे वो खोलकर बताते हैं। फडणवीस हनुमान भक्त हैं, इसे वो गर्व से दिखाते हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी फडणवीस अपना धर्म बताते हैं। खुद फडणवीस के शब्दों में कहें तो वो परमानेंटली अनअपोलोजेटिक हिंदू हैं और उनका हिंदुत्व तो संकुचित नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे लिए भी ये जो सारी जर्नी है, ये बिल्कुल
कभी सोची नहीं इस प्रकार की जर्नी है, क्योंकि जब राजनीति में आया तो केवल विचारों से प्रेरित होकर आया था, और उस समय जिस विचारों के साथ और जिस पार्टी में काम करता था लगता नहीं था कभी सत्ता भी आएगी। हम तो ऐसा मानते थे कि अपोजिशन में राजनीति करने के लिए पैदा हुए और रोज आंदोलन करते थे, रोज लड़ाई लड़ते थे, लेकिन पता नहीं जनता ने विश्वास दिखाया और सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते एक दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का दायित्व मिल गया। नागपुर में फडणवीस के जेन जी प्रोग्राम के बाद उनकी तुलना पुणे में राहुल गांधी के प्रोग्राम से हो रही है। राहुल इन दिनों जेन जी जोड़ रहे हैं, फडणवीस उनको जवाब दे रहे हैं। चर्चा है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में देवेंद्र फडणवीस को यूथ जोड़ने का टास्क मिला है। फडणवीस उस टास्क से आगे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। यह फडणवीस की खूबी है जिसे महाराष्ट्र बीजेपी के नेता, एमएलए और मंत्री बहुत अच्छे से जानते हैं। कहां 5-6 हजार का क्राउड पूना में था और कहां 30,000 का क्राउड नागपुर में था। देवेंद्र जी नेचुरल यूथ लीडर हैं यहाँ के, जिन्होंने विद्यार्थी दशा में काम किया, कार सेवक करके संघ के स्वयंसेवक रहे, और आज भी युवकों में जो क्रेज देवेंद्र जी की है वो किसी की हो नहीं सकती, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। एक तरफ देवेंद्र जी बैठकर विद्यार्थियों के साथ में संवाद कर रहे, उनसे वार्तालाप कर रहे, उनकी मन को समझ रहे, और दूसरी तरफ राहुल जी गांधी ये किस तरह से लड़कों ने, युवाओं ने लॉ एंड ऑर्डर का खराब करना चाहिए, इस प्रकार का उनके माध्यम से प्रयास कर रहे थे। मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं तो देवेंद्र जी से कुछ सीखे कि मोहब्बत कैसी की जाती है, अपने देश के प्रति किस प्रकार से युवाओं को मार्गदर्शन करने का, युवाओं के साथ में कनेक्ट होना किस तरीके से, उनसे उन्होंने सीखना चाहिए। फडणवीस युवा हैं, डायनामिक हैं, वो युवाओं की समस्याओं को समझते हैं, इसलिए युवाओं के साथ उनका कनेक्ट स्वाभाविक है। लेकिन ये कनेक्ट बनाने के लिए फडणवीस विचारधारा से कोई समझौता नहीं कर रहे, वो विचारधारा के बेस पर ही यूथ से कनेक्ट कर रहे हैं। फडणवीस यूथ से कनेक्ट करते वक्त भी भगवा भगवा कर रहे हैं। फडणवीस रुके हुए नेता नहीं है, वो बहती हुई नदी की तरह अपना रास्ता बनाते हुए बढ़ रहे हैं। फडणवीस देश प्रदेश से लेकर विदेश तक महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने जब महाराष्ट्र की राजनीति शुरू की थी तब वहां शरद पवार जैसे राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी थे। ठाकरे की शिवसेना महाराष्ट्र में ताकतवर फोर्स हुआ करती थी, मातोश्री पावर का दूसरा सेंटर हुआ करता था। 2014 से लेकर 2026 तक के इन 12 सालों में महाराष्ट्र में अब बस फडणवीस का सिक्का चलता है। पिछले 12 साल में महाराष्ट्र की सियासत में पवार की पावर खत्म हो गई, ठाकरे की शिवसेना टूट टूट कर बिखर गई। इन 12 सालों में फडणवीस ने बीजेपी को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया। 2022 में पार्टी ने जब कहा तो फडणवीस डिप्टी सीएम बनने के लिए भी तैयार हो गए। फिर 24 में पार्टी ने कहा तो फडणवीस फिर से सीएम बन गए। महाराष्ट्र का यूथ इन सबको नोटिस करता है। यूथ ही नहीं, महिलाएं भी फडणवीस को नोटिस करती हैं। 29 में 2 बड़े चुनाव होने हैं। अप्रैल मई में पहला चुनाव लोकसभा का होगा जिसमें प्रधानमंत्री चुना जाएगा। फिर नवंबर 2029 में महाराष्ट्र का चुनाव होगा जिसमें मुख्यमंत्री चुना जाएगा। दोनों चुनाव में 2 तरह के वोटर पर सबसे ज्यादा नजर है। एक है जेन जी, दूसरा वोटर ग्रुप है महिलाओं का। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में इन्हीं 2 वोट ग्रुप को अपनी तरफ खींचने की होड़ लगी है। फडणवीस दोनों फ्रंट पर लगे हुए हैं। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन
महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूं, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। राहुल गांधी और फडणवीस का बयान आते ही चिदम्बरम ने फडणवीस पर व्यंग किया। चिदम्बरम ने फडणवीस को मानसिक थकान का शिकार बताया और 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में कांग्रेस के योगदान की याद दिलाई। देवा भाव ने इसका जवाब देने में देर नहीं की। फडणवीस का ये बयान थोड़ा लंबा है, लेकिन इसे पूरा सुनेंगे तभी बात समझ में आएगी। 2023 में चिदम्बरम साहब ने जिस बिल के ऊपर वोटिंग किया था और समर्थन दिया था, उसमें महिला आरक्षण विधेयक के लिए 2 चीजें कही गई थी। डिलिमिटेशन उसी में मंजूर हुआ था और डिलिमिटेशन के लिए सेंसस कौन सा होगा, तो नया सेंसस होगा, ऐसी मान्यता मिली थी। इसलिए डिलिमिटेशन कोई नया नहीं है। मार्ग निकालने के लिए मोदी जी की सरकार ने लाई थी कि सेंसस के लिए पुराने सेंसस को भी मान्यता दी जाए, तो हम 2029 में उसको लागू कर सकते हैं। लेकिन इनके मन में महिलाओं को आरक्षण देना नहीं है। 2023 में ये जानते थे कि एनडीए के पास पूरा समर्थन है, इसलिए 2023 में बहती गंगा में हाथ धोने के लिए इन्होंने उस समय समर्थन दिया। और आज जब उसी अमेंडमेंट के तहत महिलाओं को आरक्षण देने का अवसर प्राप्त हुआ, महिला विरोधी नीति उन्होंने सामने लाई और उसका विरोध किया। इसलिए चिदम्बरम जी, आपके नेता पुणे में आकर कुछ भी कहे, आप सभी महिला आरक्षण विरोधी है। तो मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी, चाहे कुछ भी हो जाए, 2029 में महिलाओं को आरक्षण देकर रहेंगे। फडणवीस के बारे में कई तरह की चर्चाएं गर्म हैं। फडणवीस दिल्ली में मोदी से मिले तो क्यों मिले? फडणवीस ने कैबिनेट मीटिंग एक दिन के लिए प्रीपोन किया तो क्यों किया? फडणवीस ने महायुति के नेताओं को डिनर पर बुलाया तो क्यों बुलाया? जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं, हकीकत क्या है? मुंबई में इंडिया टीवी रिपोर्टर राजेश कुमार के पास पक्की खबर है। देवेंद्र फडणवीस फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में हैं और महाराष्ट्र में ही बने रहेंगे। फिलहाल उनका दिल्ली जाने का कोई इरादा नहीं है और इस बाबत उन्हें दिल्ली से कोई कॉल भी नहीं आया है। 2029 को देखते हुए महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बहुत अहम है। 2024 में बीजेपी को, एनडीए को महाराष्ट्र में नुकसान हुआ था और इसकी कसक अभी भी बीजेपी के अंदर में है। 2029 में बीजेपी इसका पूरा हिसाब करना चाहती है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में महायुति के चुनावी समर के लीडर देवेंद्र फडणवीस हैं और वही बने रहेंगे। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से ऑटो वालों को मराठी सिखाने पर बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री के रूप में फडणवीस इसका सपोर्ट करें तो हिंदी भाषियों के बीच पार्टी को नुकसान होता है। फडणवीस अगर ढील दें तो मराठी सेंटिमेंट हर्ट होता है। फडणवीस ने बीच का रास्ता निकाल लिया, मराठी सिखाएंगे लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। भाई लोग, हिंदी भाषी भाई लोग जो यहाँ पर टैक्सी या ऑटो चलाते हैं, उनको मराठी का एक्सपर्ट बनाने का कोई कारण नहीं है। उनको उनके काम जितनी मराठी आनी चाहिए, काम चलाओ मराठी आनी चाहिए, इस प्रकार का ही आग्रह किया गया है। राहुल गांधी महाराष्ट्र पर फोकस बढ़ा रहे हैं। अभी वो पुणे गए, आगे राहुल नासिक जाने वाले हैं, फिर नागपुर में भी उनका प्रोग्राम फिक्स किया जा रहा है। लेकिन फडणवीस का किला जीते बिना राहुल का महाराष्ट्र जीतना असंभव है। इस समय यूरोप से लेकर एशिया तक युद्ध चल रहे हैं, लेकिन दुनिया के एक बड़े इलाके के लोग ये कह रहे हैं कि गोली और गोले से नहीं, हवाओं से डर लगता है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े ओशन प्रशांत महासागर की लहरों से ऐसी हवाएं उठी हैं जो एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक को डरा रही हैं। महासागर का मिजाज बिगड़ने का असर यूरोप में हीट वेव और लैटिन अमेरिका में बाढ़ की शक्ल में नजर आ रहा है। मौसम की ये बढ़ती विपदा क्या दुनिया में महायुद्ध कराएगी? सवाल का जवाब आपको मिलेगा स्पेशल रिपोर्ट में।
साउथ अमेरिका में भयंकर बारिश और बाढ़, फ्रांस, स्पेन, ग्रीस और ब्रिटेन में भयंकर हीट वेव, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड से लेकर बोस्निया और हंगरी तक सूखे का असर, यूरोपीय देश इटली हो या वहां से हजारों किलोमीटर दूर इंडोनेशिया, यूरोप से एशिया तक के जंगलों में धधकता दावन, अफ्रीका में भूख से मरते लोग। हमारी धरती इस वक्त प्रकृति के गुस्से का शिकार है, हर तरफ हाहाकार है और सबकी जुबान पर इसके पीछे एक ही नाम है। Because of this El Nino, during El Niños, we've been in an El Nino since June. As this very strong El Nino event continues to develop. 2 months ago, I warned that El Nino was arriving on our doorstep. Now it is inside the house. The extreme heat is not a future threat. It is here. It is becoming more dangerous. And unless we act to protect people and tackle the root causes of the crisis, it will become deadlier still. आज दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक, जानकार लोग, मौसम के एक्सपर्ट हमें चेतावनी दे रहे हैं कि अल नीनो या अल नीनियो का यह खतरा मानवता के अस्तित्व को चुनौती देने वाला अब तक का सबसे बड़ा डेंजर बन चुका है। वार्निंग के रेड सिग्नल का वक्त खत्म हो चुका है। अगर हम नहीं चेते तो आने वाले दौर में एशिया से अफ्रीका तक, अमेरिका से यूरोप तक, ऑस्ट्रेलिया से लैटिन अमेरिका तक तबाही के वो मंजर नजर आएंगे जो दुनिया ने शायद अब से पहले कभी नहीं देखे। 2 months ago, I warned that El Nino was arriving on our doorstep. Now it is inside the house and turning up the heat. We have already endured the summer of extremes, record-shattering heat domes, apocalyptic wildfires raging in Spain, France, and far beyond. Thousands of lives lost in the scorching conditions, and global sea surface temperatures with records in June and July. But according to the latest science, this is only a warm-up act. New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Nino is strengthening, adding fuel to a planet already on fire. It's time to stop treating each disaster as an isolated tragedy and recognize the systemic risk that is unfolding before our eyes. And make no mistake, the costs of fossil fuels are measured not only in climate disasters, but also in energy insecurity and geopolitical instability, as we see playing out today in the Middle East and beyond. अल नीनो का असर दुनिया के तमाम देशों पर पहले ही साफ साफ दिख रहा है। यूरोपीय देशों में इस साल गर्मी ने नए नए रिकॉर्ड बना डाले हैं। साउथ अमेरिका में आसमान से कयामत बरस रही है। अफ्रीका में सूखे की वजह से भूखमरी के हालात हैं। भारत के कई राज्यों में मॉनसून बेहद कमजोर होने से 40% तक कम बारिश हुई है। इंडोनेशिया के जंगलों में भयंकर आग लगी हुई है। इस साल इंडोनेशिया में ऐसी गर्मी पड़ी है, इतना सूखा है कि बरसों से पानी में डूबा हुआ गांव भी उभर आया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये तो बस झांकी है। अगले कुछ महीनों में अल नीनो इतना पावरफुल होने वाला है कि 2027 में दुनिया का टेम्परेचर पिछले 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ देगा। 2026 so far has been the third warmest year on record through June, but we expect it to get much warmer in the coming months as this very strong El Nino event continues to develop. And so right now, we think that 2026 is going to end up right around 1.5 degrees above pre-industrial levels, centigrade, which would put it roughly tied with 2024 as the warmest year on record. After a few years where we became a little complacent around climate change, in part because the world was on fire in different ways, the world is now on fire again with climate change in a way that's increasingly difficult to ignore. So I think we're going to start to see, climate go back on the radar of a lot of people, particularly with 2027 set now to smash all previous records. मौसम रिकॉर्ड बनाएगा तो इसका असर भी इस तरह से दिखेगा। अभी जिस तरह यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक जंग छिड़ी हुई है, चीन और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ रही है, यूरोपीय देशों में एनर्जी की क्राइसिस है, ये सारे संकट और भी बढ़ेंगे अल नीनो की वजह से।
दुनिया में फसलें तबाह होंगी, खाने की किल्लत होगी, ईंधन का संकट बढ़ेगा, महंगाई आसमान छूने चलेगी, देशों पर कर्ज बढ़ेगा, डॉलर की किल्लत होगी, ट्रेड वॉर शुरू हो जाएंगे, कई देशों में सिविल वॉर छिड़ने की आशंका है। इसके बाद क्या होगा, इसकी बस कल्पना ही की जा सकती है। यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने तो यहां तक कह दिया है कि कम से कम 5 करोड़ लोग तिल तिल कर भूख से मरने को मजबूर हो सकते हैं। We've been in an El Nino since June. Those conditions involve a warming of the waters in the Pacific. It has impacts on climate all over the world. Past El Ninos have caused a big increase in hunger. So that's why we do these projections. That's why we do the analysis. And what the analysis tells us is that at least 49 million people worldwide will fall into acute hunger as a result of the El Nino next year. There's risk that's already there because of the conflicts and the prolonged conflicts that have existed for years now. There's risks there because of the impacts of this conflict in the Middle East on the global economy and on global food systems. And now you add this El Nino to the mix, while potentially you have a very dangerous combination of risk factors that could result in a rise in acute hunger globally. हमारे देश में भी अल नीनो का इफेक्ट दिखने लगा है। कई राज्यों में बाढ़ आई हुई है, तो कई राज्य ऐसे हैं जो रेन डेफिसिट के शिकार हैं। फसलों की बीमारियों की वजह से क्रॉप फेल्योर का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में चीनी के दाम में 30% तक इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से सरकार को लाखों टन चीनी इंपोर्ट करने का हुक्म देना पड़ा है। Sugar, see, because of the red rot and disease, which was very unexpected, and also El Nino. Not only in India, in the entire world, the overall agricultural production has come down. So like sugar. तो हमारा एक्सपेक्टेशन था 330 to 340 lakh ton. All of a sudden, because of this red rot disease and water scarcity because of the less rain, sugar price has come down. We are very much concerned about it, and that's why we have immediately taken many measures. But what is the requirement of India? India's requirement is around 280 lakh ton, and as on date we have 306 lakh ton. Means more than 20-25 lakh ton we have surplus. I am telling you surplus. हम टैकल करने के लिए एक प्रिकॉशनरी एक मेजर लिया है। जिस साल नीनो का असर इतना वाइड रेंजिंग हो, उसको समझना हम सबके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि अल नीनो दुनिया के कमोबेश हर शख्स की जिंदगी पर असर डालता है। तो आइए आपको बताते हैं अल नीनो के बारे में। अल नीनो असल में स्पेनिश लैंग्वेज का शब्द है, जिसका मतलब होता है बेबी क्राइस्ट यानी छोटे ईसा मसीह। दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों के लिए अल नीनो एक अहम वेदर पैटर्न होता है, क्योंकि इसका असर पूरे विश्व पर पड़ता है। अल नीनो वेदर पैटर्न तब बनता है जब दुनिया के सबसे बड़े ओशन प्रशांत महासागर का पानी औसत से ज्यादा गर्म हो जाता है। जब से वैज्ञानिकों ने इस वेदर पैटर्न का पता लगाया है, तब से ये देखा गया है कि अल नीनो हर 2 से 7 साल के दौरान होता है। इस दौरान सेंट्रल और ईस्टर्न प्रशांत महासागर के पानी का टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है। इससे प्रशांत महासागर के ऊपर की हवाएं कमजोर हो जाती हैं और एशिया ऑस्ट्रेलिया की ओर बढ़ने की बजाय ठहर जाती हैं। इससे साउथ अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में बारिश और बाढ़ की घटनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं भारत से लेकर इंडोनेशिया तक मॉनसूनी बादल कम बनते हैं, बारिश कम होती है। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्राजील, इंडोनेशिया और इंडिया तक सूखे की आशंका बढ़ जाती है। इसका असर नॉर्थ में यूरोप तक दिखता है।
ऐसा नहीं है कि प्रशांत साउथ और सेंट्रल प्रशांत महासागर के गर्म होने का असर सिर्फ एशिया, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक सीमित रहता है। चूंकि प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, तो इस ओशन सिस्टम में किसी भी तरह की तब्दीली दुनिया भर के जीव जंतुओं पर असरअंदाज होती है। मसलन अमेरिका की कैलिफोर्निया में इस साल स्टिंग रे मछलियों की भरमार है, क्योंकि साउथ प्रशांत के गर्म पानी की लहरें कैलिफोर्निया तक पहुंच गई हैं। ये भी एल नीनो इफेक्ट है। अमेरिका में पैसिफिक के गर्म पानी की वजह से स्टिंग रे मछलियों की बाढ़ आ गई है, तो इधर अटलांटिक के इस पार यानी यूरोपीय देशों में इसके उलट दिख रहा है। इस साल फ्रांस और स्पेन से लेकर जर्मनी और इटली तक भयंकर गर्मी पड़ी। हीट वेव की वजह से ग्रीस, स्पेन और इटली के जंगलों की आग बुझने का नाम नहीं ले रही हैं। नदियां सूख गई हैं, फसलें भयंकर गर्मी में झुलस रही हैं। जानकार कह रहे हैं कि इस साल का अल नीनो वेदर पैटर्न 1877 के बाद का सबसे भयंकर है। 1877 में अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर का औसत तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो गया था। इससे पूरी दुनिया में बारिश का पैटर्न बिगड़ गया था, फसलें तबाह हुई थीं, भूखमरी और अकाल आ गया था। करीब 5 करोड़ लोग मौत के शिकार बने थे। इस साल के सुपर अल नीनो से पहले ही धरती का औसत तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। इस पर से प्रशांत महासागर के गर्म होने की वजह से 2027 में गर्मी के नए रिकॉर्ड बनने की चेतावनी दी गई है। जंगलों के कटने, पेट्रोल, डीजल, गैस और कोयले जैसे फॉसिल फ्यूल के बढ़ते इस्तेमाल से हम पहले ही ग्लोबल वार्मिंग के शिकार हैं। नदियां सूख रही हैं, ग्राउंड वाटर लेवल गिरता जा रहा है, बारिश कम होती है और अचानक बहुत ज्यादा होती है। क्लाइमेट चेंज बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। इस साल का सुपर अल नीनो हमें याद दिला रहा है कि हम क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सीरियस स्टेप उठाएं, वरना हालात दिन ब दिन बिगड़ते जाएंगे।